जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मैंने पीवाईक्यू सीरीज ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट कर दिया है। रोज़ सुबह 6 बजे आप लोगों का एक वीडियो आएगा और रोज़ लगभग रात को 9 बजे तक आप लोगों को एक और वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है पीवाईक्यू सीरीज के ऑब्जेक्टिव का। एक सुबह 6 बजे आप लोगों को मिलेगा, एक 9 बजे मिलेगा। और ये एक तरह का लाइव होता है जिसमें हम आप लोगों के कॉमेंट को तो लगातार देखते हैं, बस सिर्फ आप लोगों का आवाज़ मेरी आप लोगों को रिप्लाई के फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन को जितना भी आंसर आप करते हो वो सब हम आपको वहाँ पे देख रहे होते हैं स्क्रीन पर। तो आपको करना क्या है ना कि आपको आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, और पूरा वीडियो को वॉच करना है क्योंकि ये पीवाईक्यू है। और आपने जैसा कि ज्योग्राफी वाला देखा होगा कितने अच्छे से हमने उसको आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, सेम उसी प्रकार से ये आपका हिस्ट्री का होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक बदल बदल कर होगा लेकिन टाइमिंग आपका सेम होगा। ठीक है, एक सुबह 6 बजे, एक रात के 9 बजे, 2 वीडियो आप लोगों का जो पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव का मिलने वाला है। ठीक है, बाकी सारे वीडियोस जैसे आप लोगों को मिल रहे थे वैसे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर डी बनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं राखालदास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर गौ इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे जाने से पहले जो है आप यहाँ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो था वो प्रमुख नगर था। अगर मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो मरे हुए लोगों का टीला, यानी कि यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में आपको लिखा होता है मृतकों का टीला, तो बात एक ही है, मरे हुए लोगों का टीला बोलिए या फिर मृतकों का टीला बोलिए, एक ही है। यहाँ से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है बताइए। तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फैक्ट की अगर हम बात करें तो 4 वेद है। कौन कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों वेदों का मैंने नाम आपको बता दिया। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है किसको, ये आपको बतानी है। ठीक है, ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक है, वेदों को आर्यों का पवित्र ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि महावीर जैन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था ये आपको बताना है वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्रा में, गया में। राइट आंसर हो जाएगा इसका वैशाली में, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। अगर आपसे पूछ ले महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया कि बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो किसने की है। ऑप्शन है आपके पास कालिदास है, अश्वघोष है, बाणभट्ट है, चाणक्य है। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की है तो वो किया था अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुद्ध चरित्र जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी है। आपसे अगर पूछ ले कि बुद्ध चरित्र में किसकी जीवनी है, तो महात्मा बुद्ध की जीवनी है। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लेगा आपसे कि बुद्ध चरित्र में किसकी जीवनी है, तो महात्मा बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, तो जैसे भी पूछे आपको सिर्फ फैक्ट याद रखनी है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई। ठीक है, अश्वघोष कुषाण काल में प्रसिद्ध विद्वान, अश्वघोष जो थे वो कुषाण काल के प्रसिद्ध कौन थे, विद्वान थे। ठीक है, किस काल के थे, कुषाण काल के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कह रहा है कि गुप्त वंश किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को। तो ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त महान विजेता एक शासक था। प्रयाग प्रशस्ति से उसकी विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछ ले समुद्रगुप्त की जो विजय जानकारी अभियानों की जो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसे कविराज की उपाधि भी मिली थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि कविराज की उपाधि किसको मिली थी, समुद्रगुप्त को मिली थी। ठीक है, या फिर क्वेश्चन घुमाकर पूछे समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी, तो कविराज की उपाधि मिली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया कि कबीर किसके शिष्य थे। अब कबीर यहाँ पर किसके शिष्य थे, तो ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर गौ इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कुरीतियों का विरोध किया था, यानी कि दोनों में जो थोड़ा बहुत जो त्रुटि थी उसका विरोध किया। उनकी वाणी शाखी शब्द और रैमेनी से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है।
तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर को हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करते हैं, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तीनों बातें याद रखिएगा इससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिए, आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं तो इसके कारण नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। इसलिए आप लोग हमारे जो दिए गए नंबर पे एक बार जो है ये मतलब कि मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक जिन्होंने जो है ई बुक को नहीं परचेज किया है, ठीक है, तो आप लोग मैसेज करके ई बुक ले लीजिएगा, क्योंकि इस ई बुक में आप लोगों को 8 साल का PYQ, ठीक है, उसका आंसर को सरल करके दिया गया है, ठीक है, आसान भाषा में दिया गया है। आप लोग उसको लीजिए और एक बार रीडिंग जरूर मारिएगा, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस तरह के सबको वन लाइनर के फॉर्म में बना दिया गया है। जैसे विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, इस तरह से विजयनगर साम्राज्य यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो इस तरह से वन लाइनर के फॉर्म में बनाया गया और ऑप्शंस को हटा करके, ठीक है, डायरेक्ट आंसर वहाँ पर दिया गया आपको, ताकि आसानी से आप उसको रिविजन कर सको एग्जाम टाइम में। तो आप लोग ई बुक्स जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। अब ये जो अयंगर व्यवस्था है ये किससे संबंधित है ये आपको बतानी है। तो ये संबंधित है आपका विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तथ्य की बात करेंगे तो अयंगर व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें गांवों के प्रशासन पर जोर दिया जाता था। विजयनगर में संगठित प्रशासन प्रणाली थी ये, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया है। तो भारत में सुलह कुल की नीति का जो प्रतिपादन किया था वो किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आइए इसके फैक्ट के बाद हम लोग देख लेते हैं। सुलह कुल का अर्थ होता है सभी से सहिष्णुता, ठीक है। अकबर धार्मिक सहिष्णु शासक था, उसने दीन इलाही की स्थापना किया था। तो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीसरा फैक्ट है कि दीन इलाही का स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है, बताइए मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन में प्रांत को जाना जाता था सूबा के नाम से। किसके नाम से, सूबा के नाम से। फैक्ट की अगर हम बात करें, मुगल साम्राज्य में सूबों में बांटा गया था। सूबे का प्रमुख सूबेदार कहलाता था और सूबा प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले मुगल काल की प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो सूबा। सूबे के सरदार को क्या बोलते थे, सूबे का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, सूबेदार होता था, ठीक है। इस तरह से याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। इससे जमींदार वर्ग मजबूत हुआ। कौन सा वर्ग मजबूत हुआ था, जमींदार वर्ग जो थे वो मजबूत हुए थे। किसानों की स्थिति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कहा गया कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। तो देखिए लखनऊ से किसने किया था ये आपको बतानी है। लखनऊ से किया था आपका बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो बेगम हजरत महल अवध की शासिका थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। फैक्ट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे था, मुंबई में हुआ था। वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी पहले अध्यक्ष बने थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन में थे, दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है। ये 3 फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखिएगा। फैक्ट की बात करें तो गोखले नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण कौन थे, नरम दल के नेता थे। गांधी जी उन्हें आदर्श मानते थे और गोखले ने गांधी को राजनीति की दिशा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फैक्ट की अगर हम बात करें, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। ये नमक कानून के विरोध में हुआ था। किसके लिए हुआ था, नमक कानून के विरोध में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी इस आंदोलन में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 15 ऑब्जेक्टिव देखा है और 15 गुना 3 यानी कि 45 फैक्ट देखा है। तो टोटल मिला के 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखिएगा और राज्य आप किस जिला में रहते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है, इस वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद हम इसके दूसरे वीडियोस में जो लोग अपना नाम और अपने ज़िला का नाम टाइप करेंगे उनका नाम जरूर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।